हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीप स्टडीज़ में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ की एक सीरीज़ फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जिसमें जो क्लास 10th के स्टूडेंट की सोशल स्टडीज़ की बुक हैं, बेसिकली एसएसटी की जो 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, उन सब का डिस्कशन किया जाएगा इस सीरीज़ में। ठीक है, और उसके जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो नया सिलेबस है उसका पूरा डिस्कशन किया जाएगा। एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो बताए जाएंगे, क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताए जाएंगे। इस सीरीज़ को प्रेजेंट करूंगा मैं, मेरा नाम है दीपक यादव और मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस बुक को डिस्कस करने वाले हैं उस बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। 9th क्लास में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 थी, 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 है। उसका फर्स्ट चैप्टर का है पावर शेयरिंग। इसमें 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम, सेकंड कंट्री है श्रीलंका। उनकी जो कंडीशन है और पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को उन्होंने कैसे डील किया, उससे क्या प्रॉब्लम आई और क्या आउटकम्स आए, उसका क्या फ़ायदा हुआ और कैसे डील करना चाहिए, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की कंडीशन और उसको स्टोरी जान लेते हैं कि वहाँ पे पावर शेयरिंग से रिलेटेड क्या कॉन्फ्लिक्ट थे। सॉरी। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप में कंट्री है जिसका एरिया हमारे जो हरियाणा स्टेट है उससे भी क्या है, कम है। बेसिकली लेक्चर जो है बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे हिंदी में एक्सप्लेन भी किया जाएगा और इंग्लिश में भी कर दिया जाएगा। ठीक है। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about the half population of the Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. अब क्या लिखा गया है इस पैराग्राफ में? ये लिखा गया है, देखिए कि जो बेल्जियम है एक कंट्री है यूरोप में, छोटी सी कंट्री है, मुश्किल से उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के या डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं। एथनिसिटी कहते हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे, एथनिसिटी का मतलब क्या है या डिफरेंट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, 28 स्टेट हैं। तो आप अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पूरा डिफरेंस दिखेगा, कल्चर में, लैंग्वेज में, खाने में, पहनावे में, हर चीज़ में। जैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग तरीके के फेस्टिवल हैं, अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके की लैंग्वेज है। वहीं अगर आप पंजाब की बात करें तो उनका क्या है, अलग कल्चर है, अलग तरीके से रहते हैं, अलग उनके सॉन्ग्स है, अलग लैंग्वेज है, अलग खाना भी है। ठीक है, और अलग पहनावा भी है। तो इसी को क्या कहते हैं, एथनिसिटी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक डच। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। जो बेल्जियम है उसमें 59% लोग कौन है, 59% लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, डच लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, 40% लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, 59% कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, डच में, डच स्पीकिंग पर्सनस हैं। एंड 40% पीपल आर फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच है। समझ आया। और 1% लोग हैं, देखिए, और 1% लोग कौन है, जो क्या है, जर्मन स्पीकिंग। क्या कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं या कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि बेल्जियम के जो लोग हैं या बेल्जियम में जो 3 टाइप की एथनिसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। फर्स्ट आर डच पीपल, डच स्पीकिंग पीपल, सेकंड आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड थर्ड आर जर्मन स्पीकिंग पीपल। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स।
ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स में देखिए हमने बात की डच, जो बेल्जियम है 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% पीपल कौन है, जर्मन स्पीकिंग। लेकिन ब्रुसेल जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसमें मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 लोग रहते हैं ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल सिटी है उसकी बेल्जियम की, 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 80% या 80 लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फ्रेंच, नॉट डच। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 20% कौन से लोग हैं, डच स्पीकिंग। समझ आया? देखिए दोबारा समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। बेल्जियम जो कंट्री है उसमें अगर 100 लोग हैं तो 59 लोग डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 1% कौन है, 1% लोग कौन है, जर्मन स्पीकिंग। लेकिन ब्रुसेल्स जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। 80% लोग क्या है, फ्रेंच स्पीकर्स हैं। 20% कौन है, डच स्पीकिंग पीपल्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। सॉरी, आगे डिस्कशन लेके चलते हैं। अब देखिए मैं आपको एक दो वर्ड्स बताने हैं मुझे। एक है मेजोरिटी, मेजोरिटी एंड दूसरा होता है माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी, ठीक है। ठीक है, मेजोरिटी वर्ड का मतलब होता है जो लोग नंबर में ज़्यादा होते हैं उन्हें क्या कहता है, मेजोरिटी पीपल। जैसे कि बेल्जियम में कौन लोग ज़्यादा हैं, फ्रेंच डच स्पीकिंग लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। 59% लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डच, तो वो क्या है, मेजोरिटी। और 40% लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फ्रेंच, तो वो क्या बन गए, माइनॉरिटी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है हमें। मुझे लगता है मैंने आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस भी समझा दिया। अब देखिए क्या है, बेल्जियम की कंडीशन क्या है, 59% डच स्पीकिंग, ठीक है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखिए बेल्जियम में क्या है, 40% लोग, कम लोग क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग, लेकिन उनके पास क्या है, पैसा क्या है, ज़्यादा, पावर क्या है, ज़्यादा। इसका कारण ये है, दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब देखिए जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो गरीब या कमज़ोर या कम पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि जो उन्हें एजुकेशन और डेवलपमेंट का फ़ायदा है, बेनिफिट कब मिला, लेट मिला, थोड़े बाद में मिला। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को पहले मिल गया था। जिन लोगों के पास एजुकेशन पहले होगी वही लोग क्या होंगे, पहले से ही पावरफुल होंगे और पहले से ही रिच होंगे। ठीक है, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब देखिए ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारे पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, जेलस फील करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, ये वर्सेस डच स्पीकिंग लोग, ये लोग ज़्यादा हैं लेकिन क्या है, गरीब, पुअर है, दे आर पुअर, नॉट एजुकेटेड। बट फ्रेंच पीपल आर लेस इन मेजोरिटी और लेस इन नंबर्स, बट दे आर रिच। क्या है, बट दे आर रिच। अब क्या होगा, इन दोनों डच स्पीकिंग लोग क्या होंगे, इन्हें देख के क्या होगी, उन्हें जेलसी होगी, जेलसी होगी ना। और जब जेलसी होगी तो वो क्या करेंगे, या तो इनके यहाँ पे चोरी करना शुरू करेंगे, या इन्हें मारना शुरू करेंगे, या इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करेंगे ताकि इन्हें क्या हो, नुकसान हो। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, जेलसी है बेसिकली। ठीक है, अब या फिर ये सोचेंगे कि यार हम, ये कंट्री हमारी है, हम लोग ज़्यादा हैं, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा रिच कैसे हो सकते हैं हमसे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच क्या बढ़ जाएंगी, टेंशंस। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल है, जो देखिए ये बेल्जियम है और ये क्या है, ब्रुसेल उसकी कैपिटल। कैपिटल का क्या है, कैपिटल में अलग ही है। कैपिटल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग पूरी कंट्री में कम है, लेकिन ब्रुसेल्स में तो ज़्यादा है। ठीक है, ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। इन डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है,
बेल्जियम में मेजोरिटी कौन है? डच स्पीकिंग लोग, ठीक है। माइनॉरिटी कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग। लेकिन ब्रुसेल्स में मेजोरिटी कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग। और माइनॉरिटी कौन है? डच स्पीकिंग लोग, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए, इस चीज़ को याद रखना है हमें। और यहाँ पे एक वर्ड आया था एथनिक, जिसका मतलब होता है और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। कल्चर का पार्ट क्या होता है? पहनावा, उनका लैंग्वेज, उनका खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? शेयर्ड कल्चर। जैसे कि हमने अब कैसे डिवाइड किया है? बेल्जियम के लोगों को कैसे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज दैट दे स्पीक। वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं हमने उसके अकॉर्डिंगली उन्हें डिवाइड किया है, ठीक है। इसी को क्या कहा है उन्होंने? एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई मेरे ध्यान में आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब श्रीलंका की स्टोरी जानने की कोशिश करिए आप। देखिए, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब देखिए, हमारी ये कंट्री है, ऐसे मैप है, नीचे की साइड यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से थोड़ा साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है? श्रीलंका, ठीक है। ये मैंने मैप के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है। कितने लोग रहते हैं? 2 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 2 करोड़ पॉपुलेशन है कहाँ की? श्रीलंका की, ठीक है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब क्या है? अब देखिए, साउथ एशिया रीजन में आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, आपको पता है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये सबको पता है। तो जो एशिया है उसका जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सी कंट्री है? ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया के यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। तो ये क्या है? साउथ ऑफ एशिया। तो इस रीजन को क्या कहते हैं? ये इतना बड़ा रीजन है, इसे क्या कहेंगे? साउथ एशिया, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एशिया के जो साउथ में रीजन है, जो जगह है, जो एरिया है, उसे क्या कहते हैं? साउथ एशिया। अब साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें क्या है? अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कि श्रीलंका, जैसे इंडिया को ही देख लेते हैं। इंडिया क्या है? साउथ एशियन कंट्री है। जैसे बताया, जम्मू कश्मीर में अलग लोग रहते हैं, मतलब इंडियंस ही हैं वो लोग, लेकिन क्या है? उनकी अलग लैंग्वेज है, अलग खाना है, अलग पहनावा है, अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है, अलग तरीके से रहते हैं। पंजाब का भी सेम अलग चीज़ है, अलग लैंग्वेज, अलग खाना, अलग गाने। ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? इसका मतलब क्या है? डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग क्या रहते हैं? एक कंट्री में रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर 74%। यहाँ पे भी लैंग्वेज के बेस पे ही लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, सिन्हाला स्पीकिंग लोग कितने हैं? 74%। तमिल स्पीकिंग लोग कितने हैं? 18%, ठीक है। ठीक है, 18% लोग कौन है? तमिल स्पीकिंग। एंड अब आप आगे की बात देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सॉरी, हाँ, जो तमिलियंस हैं, जो तमिल हैं, जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं, वो क्या है? 2 तरीके से डिवाइड हो रखे हैं। कैसे? अभी देखिए, एक कौन है? श्रीलंकन तमिल, जो वहीं पर पैदा हुए थे, ठीक है, श्रीलंकन तमिल। और दूसरे कौन है? इंडियन तमिल। आप कहेंगे इंडियन तमिल कहाँ से आए? जब हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था तो उस टाइम पे क्या होता था? इंडिया के जो लोग हैं उन्हें काम कराने के लिए दूसरे देश ले जाते थे। वैसे ही कुछ लोगों को कहाँ ले गए? श्रीलंका ले गए थे। तो उन्हें क्या कहते हैं? इंडियन तमिल्स। उनके जो दादा परदादा थे उन लोगों को वहाँ पे ले गए थे। अब उनके उसके बाद उन्होंने वहीं पर शादी की, उन्होंने वहीं पे घर बसाए। तो ये सारे लोग क्या कहते हैं? इंडियन तमिल्स वहाँ पे रहते हैं। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए, श्रीलंका ऐसा है, नॉर्थ कौन सा? ये वाला रीजन हो गया, और ईस्ट कौन सा हो गया? ये वाला रीजन। जो तमिलियंस है वो कहाँ पे रहते हैं? इस रीजन में रहते हैं, इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में कौन रहता है? तमिलियंस रहता है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब देखिए, जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनका रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जो तमिलियंस हैं वो क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ें देखिएगा, इन चीज़ों को याद रखना है, जब भी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम पावर शेयर नहीं करते। अगर इस चीज़ को भूल जाएंगे फिर चैप्टर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब देखिए आगे, इन डच कम्युनिटी इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजोरिटी। हो सकता है बेल्जियम में क्या करे डच कम्युनिटी अपन चाहे तो, क्योंकि उनके पास नंबर ज़्यादा है
तो वो क्या करेंगे, अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो फोर्स कर सकते हैं, फोर्स मतलब दबाव डाल सकते हैं किस पे, फ्रेंच और जर्मन लोगों की पॉपुलेशन पर। लेकिन इससे क्या होगा, मतलब ऐसे दबाव डालने का क्या फ़ायदा होगा, इस जब वो दबाव डालेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ हैं वो डच स्पीकिंग लोगों के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेंगी। ये बात समझ आ रही है? देखिए जैसे 59% लोग हैं, अगर 59% लोग किसी भी आदमी को वोट देंगे तो वो क्या कर जाएगा, गवर्नमेंट बना लेगा, मतलब इलेक्शन जीत जाएगा ना वो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इलेक्शन लड़ेंगे, जो गवर्नमेंट में आएगा उसके पास पावर आएगी, वो क्या करेगा, कानून बनाएगा देश के लिए। अगर 59% डच स्पीकिंग पीपल क्या करें, एक आदमी को वोट देना शुरू कर दें, या उस आदमी को वोट दें जो कह दे कि हम डच लोगों का साथ देंगे, डच लोगों को बेनिफिट देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, तो वो क्या करेंगे, उधर वोट दे देंगे और क्या कर देंगे, इन लोगों को फोर्स कर देंगे, गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि वो डच स्पीकिंग लोगों के बेनिफिट के अकॉर्डिंगली क्या करें, अपनी पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिए डच कम्युनिटी है, कितनी है, 59%। इलेक्शन हुए, बेल्जियम में इलेक्शन हुए, एक ए कैंडिडेट था, एक बी कैंडिडेट था। ए कैंडिडेट ने बोला अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं सबका भला करूँगा, सारे लोगों को साथ लेके चलूँगा। लेकिन बी ने क्या बोला, मैं सिर्फ डच लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा, डच लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगी, हॉस्पिटल्स में उन्हें फ्री इलाज मिलेगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। अगर ये 59% लोग क्या करें, इसे वोट दे दें, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। इससे क्या करेगा, वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन के लोग हैं उन्हें क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा और उनके लिए काम करना बंद कर देगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, डच स्पीकिंग लोग उसे वोट नहीं देंगे और अगली बार वो इलेक्शन हार जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, हिंदी वर्ड क्या है इसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, मतभेद। क्योंकि जब आपके लिए आपकी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे, लड़ाई होगी ना, आप भी कोशिश करेंगे कि हमें भी फ़ायदा हो गवर्नमेंट से। ठीक है, दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जब आपको पता चलेगा कि यार ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करी, तो क्या होगा, फिर लड़ाई शुरू होगी और हो सकता है जो बेल्जियम है उसका क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी अलग कंट्री बना लें और जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी अलग कंट्री बना लेंगे, बोलेंगे हमें इनके साथ नहीं रहना। अब दोनों जब ये होगा तो हो सकता है जो ब्रुसेल है वहाँ पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, लेकिन बेल्जियम में तो डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, तो ब्रुसेल्स को लेकर क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी कि ब्रुसेल्स हमें दो। जैसे इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहता है किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, कि जम्मू कश्मीर हमारा, पाकिस्तान कहता रहता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के एग्जाम्पल के लिए दिया है। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड अ बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अब देखिए श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका की स्टोरी क्या है, देखिए सॉरी, बेल्जियम में जो लोग हैं डच स्पीकिंग कितने हैं, सिर्फ 59%, तो वो इतनी सारी पावर यूज़ कर सकते हैं। श्रीलंका में कितने हैं सिन्हाला, 74%, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, और ये चाहे तो अपनी जो इच्छाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू या दूसरे लोगों के थ्रू क्या कर सकते हैं, तमिलियंस पे थोप सकते हैं, या उन्हें क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई भी पॉलिसीज ना बनाए, सारे बेनिफिट किसे मिले, सिन्हाला कम्युनिटी को। अब देखिए मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका जो हिंदी वर्ड बनता है वो बनता है बहुसंख्यवाद। ठीक है, हिंदी बता रहा हूँ मैं, संख्यवाद। ठीक है, बहुसंख्यवाद। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिन लोगों की, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए, a belief that the majority community should be able to rule the country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the need of the minority। ये क्या माना जाता है, ठीक है, हाँ, तो इस वर्ड का मतलब है मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है, जो श्रीलंका में क्या है 74% लोग कौन है, सिन्हाला, उनकी मर्जी है वो कैसे भी कानून बनाए, कैसे भी गवर्नमेंट चलाए, भले ही उससे माइनॉरिटी का क्या हो, नुकसान हो या उसे फ़ायदा हो।
तो श्रीलंका ने क्या बोला, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर अबाउट अवर माइनॉरिटी, हमें अपने सिर्फ सिन्हाला लोगों से मतलब है, क्योंकि वोट तो वो भी देते हैं। अब देखिए, श्रीलंका इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इससे पहले क्या था, श्रीलंका भी क्या था, गुलाम था, ठीक है, सॉरी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। अब क्या हो गया देखिए, जिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है वही तो गवर्नमेंट में ज़्यादा लोग आएंगे, सिन्हाला कम्युनिटी जिसे वोट देगी वही तो जीतेगा, गवर्नमेंट में आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, उनका डोमिनेंस हो गया। अब वहाँ पे किसकी चलती है, सिन्हाला लोगों की। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। अब देखिए, मेजोरिटेरियन मेजर्स। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट चूज होकर आई उसने बोला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिन्हाला, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तमिलियन से, हमें सिर्फ किसकी मदद करनी है, सिन्हाला लोगों की, क्योंकि कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा, और अगर उनके काम बनते रहेंगे तो वो क्या करते रहेंगे, इलेक्शन में हमें वोट करते रहेंगे और हम इलेक्शन जीतते रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पॉलिसीज बनाना शुरू किया, कैसे, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि देखो, अब स्कूल हो, कोर्ट्स हो, ठीक है, जो भी ऑफिशियल काम होगा उसकी लैंग्वेज किसे बता दिया, सिन्हाला को। सिन्हाला लोग बहुत खुश हुए कि बड़े वाह, हमारी लैंग्वेज क्या हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अब संविधान किस में बनेगा, उसमें बनेगा, जो पढ़ाई होगी वो किस में होगी, सिन्हाला लैंग्वेज में होगी। दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स, लेकिन तमिल को इस बात का क्या लगा, बहुत बुरा लगा कि हम भी यहीं के लोग हैं, हम भी श्रीलंकन हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। The government followed the preferential policy that favored सिन्हाला applicant for the university। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को पता है कि सिन्हाला लोग ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू कर दिया जिससे क्या हो रहा था, सिन्हाला लोगों को ही प्रॉफिट हो रहा था, जिससे वो क्या कर सकते थे, आसानी से एडमिशन ले सकते थे यूनिवर्सिटी में और आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते थे। अब आगे क्या किया इन लोगों ने, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब आपने देखा कैसे जो ज़्यादा लोग हैं, अगर उनकी पावर, सिर्फ उनके हाथ में पावर चल जाए, वो क्या करते हैं, सारे लॉस किसके लिए बन रहे हैं, सिन्हाला जो स्पीकिंग लोग हैं उनके बेनिफिट में। क्या आपने अभी तक कोई भी ऐसा रूल सुना, अभी जो मैंने 3 लॉज बताए, पहला लॉ क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गई, सिन्हाला। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसे बेनिफिट मिला, सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को, और गवर्नमेंट जॉब किसे मिल रही है, सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को। और सिन्हाला लोगों का, जो सिन्हाला लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म। तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने क्या बोला कि हमारी जो सरकार है वो किसे क्या करेगी, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और बढ़ाने में मदद करेगी। सारे बेनिफिट के काम किसके पास जा रहे हैं, सिन्हाला लोगों के पास। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan। अब देखिए, आपके पापा मम्मी हैं, समझ लीजिए आपके फादर हैं या पेरेंट्स हैं, और आप ए बी कोई 2 भाई हैं, ठीक है। फादर एक वॉच लेके आए, वो बोला ये मेरे ए बेटे के लिए है। उसके बाद एक साइकिल लेके आए, बोला ये मेरे ए बेटे के लिए है। थर्ड, उन्होंने एक कार खरीदी और बोला ये मेरे ए बेटे के लिए। बी को कैसा लगेगा, बी को लगेगा यार ये तो मेरी बिल्कुल मुझे देखते ही नहीं है, मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा ही कैसे फील हो रहा था यहाँ पे, श्रीलंका में फील हो रहा था किसे, श्रीलंका में फील हो रहा था किसे, तमिलियंस को, कि ये जो गवर्नमेंट है, हम भी तो श्रीलंका के लोग हैं, और सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ किसका साइड ले रही है, सिन्हालास का, बुद्धिस्ट लोगों का। उन्हें बहुत बुरा लगा। अब क्या होगा, जब कोई आपसे आपके अधिकार छीनेगा तो आप क्या करेंगे, लड़ाई। एलियनेशन का मतलब होता है अलग सा फील करना या फिर बाहर का फील करना। जैसे एलियंस को हम क्या कहते हैं, दूसरे ग्रह से आए लोग, ऐसा फील होने लगा किसे, श्रीलंकन्स को, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स को। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें पता चल गया कि
ये जो भी सरकारें हैं वो सब क्या कर रही हैं, सिर्फ अपने वोट के लिए क्या कर रही हैं, सिन्हाला लोगों के लिए ही पॉलिसीज बना रही हैं, और कोई भी हमारी तरफ देखने को राजी नहीं है. नो वन इज इंटरेस्टेड टुवर्ड्स श्रीलंकन तमिल्स. Nobody wants to give the benefit गिव बेनिफिट्स टू द श्रीलंकन तमिल. अब वो लोग क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यार काश हमारी खुद की पार्टी होती, शायद हमारे लोग ही हमारा हेल्प करते. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिटवीन द सिन्हाला तमिल कम्युनिटी that the constitution and between the Sinhala and Tamil communities strained over time. The Sri Lankan Tamil launched parties struggle for the recognition of Tamil as an official language. अब क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो परेशान हो चुके थे, बहुत सालों से यही देख रहे हैं कि सारी पॉलिसीज़ किसके बेनिफिट के लिए बन रही है, सिन्हाला लोगों के, लैंग्वेज उनकी, गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिलेगी, पढ़ाई वो करेंगे, फ़ायदा उन्हें होगा, धर्म उनका प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, जो तमिल लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया. क्या कर दिया, संघर्ष करना. स्ट्रगल वर्ड का मतलब होता है संघर्ष. क्या करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया. किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ. उन्होंने बोला हम भी यहीं के लोग हैं, आप ऐसा करिए. पहले तो सबसे पहले हमारी डिमांड क्या है, तमिल लैंग्वेज को आप क्या बनाइए, ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ठीक है, ये सारी चीज. और फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. उन्होंने बोला हमारी 3-4 मांगे आप उन्हें पूरा कर दीजिए, वरना हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे. जैसे कि क्या, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, सबके लिए क्या बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए. एजुकेशन के लिए होता है ना कि हमें भी एजुकेशन चाहिए और हमारे बच्चों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, आप उसके लिए बराबर के लॉज बनाओ. एंड थर्ड चीज़ उन्होंने मांगी क्या, ऑटोनॉमी. उन्होंने बोला देखो, ऑटोनॉमी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, बहुत अच्छे से समझा होगा. ये श्रीलंका है, सॉरी श्रीलंका कुछ ऐसा है, ठीक है, श्रीलंका है. उसका जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट. इस वाले पार्ट में कौन रहता है, तमिलियंस. तो तमिलियंस ने बोला आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे कंट्री पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे क्या दो आप, ऑटोनॉमी, ताकि वो यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सके, पॉलिसी बना सके. अब देखिए यहीं पे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या थी, पूरे कंट्री के ऊपर लिए पावर बनाने की. उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लिए कानून बनाते हैं, उनके बेनिफिट के लिए बात करते हैं. तो हम जहाँ पे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में कौन कौन लोग रहते हैं, ये इस एरिया में कौन रहते हैं, तमिलियंस रहते हैं. तो तमिलियंस के जो एरिया है वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने दीजिए हमें, और उस गवर्नमेंट को क्या दीजिए, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब पावर. पावर किस चीज़ की पावर, कि वो पॉलिसी बना सके. किसके लिए पॉलिसी बना सके, तमिलियंस के लिए. समझ आया, अब क्या कर, यही तो पावर शेयरिंग है. पहले सारी पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. इन्होंने बोला नहीं, आप हमें थोड़ी पावर क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, या थोड़ी पावर हमारी तरफ ट्रांसफ़र कीजिए. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या बोला, भागो यहाँ से वरना मारेंगे तुमको. द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी स्ट्रगल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेड डिनाइड. उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से, मारेंगे वरना तुमको, हमें तुम्हें पावर चाहिए हमसे, तो हमसे पावर मांगोगे. हम कितने लोग हैं, 74% लोग हैं, इतना मारेंगे तुम 18% लोगों को कि नानी याद आ जाएगी. तो भाई उन लोगों को गुस्सा आ गया. एक तो पावर नहीं दे रहे, तमिलियंस को क्या आया, गुस्सा आ गया. तमिलियंस ने बोला एक तो आप हमें पावर नहीं दे रहे, ऊपर से मारने की बात कर रहे हो. By 1980s, several political organizations were formed demanding the independent Tamil alum in northern and eastern part of Sri Lanka. This distrust between two communities turned into widespread conflict. अब क्या होने लगा, जब आप एक तो आप उन लोगों को पावर नहीं दे रहे, ठीक है, उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बात नहीं, आप हमें इस एरिया के लिए पावर दे दो. मना कर दिया आपने. ऊपर से जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बना रही है उसमें भी इन्हें बेनिफिट नहीं दे रही. अब आया इन लोगों को गुस्सा, मतलब पावर दे दो वरना अब मारेंगे तुमको. इनके बीच में अब क्या होने वाली है, तमिलियंस वर्सेस सिन्हाला. क्या होने वाला है, तमिलियंस वर्सेस सिन्हाला. ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई. अब इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, सरकार के काम रोकने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी. इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. छोटे छोटे संघर्ष बाद में क्या, जब देखिए आप थोड़े टाइम तक आपने बोला यार दे दो प्लीज़, दे दो प्लीज़, दे दो प्लीज़, दे दो, जब आपको नहीं देगा तो आप क्या करोगे, लड़ाई.
तो यही क्या हुआ, तमिलियंस लोगों ने क्या किया, श्रीलंका के लोगों से पहले तो अधिकार मांगे, जब उन्होंने नहीं दिए तो उसके बीच में क्या हो गया, दोनों सिन्हाला वर्सेस तमिल कम्युनिटी के बीच क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी, और इससे क्या हो गया, देश में सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर मतलब तमिल लोग क्या कर, तमिल वर्सेस सिन्हाला, और तमिल लोग सिन्हाला लोगों को मारते थे और सिन्हाला लोग तमिल लोगों को मारते थे। But the civil war has caused the terrible setback the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. 2009 में क्या हो गया, 1980 से लेकर, कब से, 1980 से लेकर 2009 तक क्या चलता है, लड़ाई चलती रही। किसके बीच में, सिन्हाला वर्सेस तमिलियंस, एक दूसरे का बहुत नुकसान कर दिया। फिर 2009 में जाके ये लड़ाई बंद हुई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला ठीक है, हम कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जिससे क्या हो, तमिलियंस का फायदा हो। अब देखिए, आपने देख लिया, क्या बोलते हैं, जो जो श्रीलंका है उन्होंने पावर शेयरिंग को क्या बोला, हम नहीं करते, हम नहीं दे रहे तुम्हें पावर, क्या कर लोगे, जाओ जो करना है कर लो। उससे क्या हुआ, देश में सिविल वॉर हो गया, लाखों लोगों की जान चली गई। ठीक है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, और श्रीलंका का जो उन्होंने डेवलपमेंट किया था वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब देखते हैं बेल्जियम ने इस जो पावर शेयरिंग का प्रोसेस है, जो पावर शेयरिंग होने वाली थी, उसको कैसे डील किया। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम ने बोला हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एकोमोडेट करेंगे, समझौता करेंगे। ठीक है, द बेल्जियन लीडर टूक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस, कल्चर डाइवर्सिटीज। उन्होंने बोला देखिए, हमें पता है हम लोग क्या हैं, 3 डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कौन से, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, और हम लोग आपकी लैंग्वेज का सम्मान भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपकी लैंग्वेज का, हम आपकी लैंग्वेज का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement it would be enable everyone to live together. उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, बदलाव किए, चेंजेस किए, क्या किया, अमेंड कर दिया उसे, और ऐसे ऐसे अमेंड किया, ऐसे चेंज किया जिससे क्या हो, जो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग लोग क्या हैं, एक साथ रह सकें, सबका बराबर का रोल हो, और किसी को ऐसा न लगे कि उसे सरकार हेल्प नहीं कर रही। इसे कहते हैं तरीका। अगर आप पावर शेयर करते हैं तो इससे क्या हुआ, लड़ाई हुई, कुछ नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया, और एक ही कंट्री में अच्छे से, खुशहाली के साथ, हार्मनी के साथ रहने लगे। क्या, ठीक है, the arrangement the arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. उन्होंने क्या किया, नया तरीका अपनाया। Here are some of the elements of the Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require support of the majority of the members from each linguistic group. उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने क्या क्या काम किया, चेंजेस देखिए। उन्होंने बोला ये देखिए, बेल्जियम है, बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट है। उन्होंने बोला देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर होते हैं, 6 मिनिस्टर होते हैं, सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए, तो 3 लोग कौन होंगे, 3 लोग कौन होंगे, डच स्पीकिंग, 3 मिनिस्टर कौन होंगे, डच स्पीकिंग, और 3 कौन होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग। इससे क्या होगा, दोनों लोग साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं लगेगा फ्रेंच लोगों को कि यार हमारा कोई भी आदमी नहीं हमारी बात रख सके, और डच लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा कोई आदमी नहीं है, हमारी कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं है, हमारे समाज का, जो हमारी बात रख सके। दोनों के 3-3 मेंबर हैं, मतलब इक्वलिटी है, मतलब क्या है, इक्वलिटी, दोनों लोग एक दूसरे के क्या है, समानता। अब देखिए, सम स्पेशल लॉज, जो कुछ स्पेशल लॉज थे उनके लिए क्या चाहिए था, मेजोरिटी, मतलब 6 लोग। अब देखिए, मेजोरिटी मैं आपको बता चुका हूँ, मेजोरिटी जब इलेक्शन होते हैं या वोटिंग होती है, उसमें मेजोरिटी का मतलब होता है हाफ प्लस 1। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेजोरिटी जब वोटिंग होती है, देखिए ये वोटिंग के टाइम की बता रहा हूँ मैं आपको, वोटिंग, जब वोटिंग होती है तो मेजोरिटी का मतलब होता है हाफ, यही होता है ना, 1/2 हाफ ही होता है, प्लस 1 ऑफ द टोटल सीट, ऑफ द टोटल सीट्स या टोटल वोट्स। ठीक है, सीट या वोट्स। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको,
यहाँ पे जो ये लाइन लिखे ना, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। मैंने क्या बताया, सपोज करिए 6 मिनिस्टर्स हैं, कोई लॉ आया, ये है स्पेशल लॉ मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, स्पेशल लॉ, SPL है, स्पेशल लॉ है, तो ये किससे पास होगा, मेजोरिटी से। मेजोरिटी के लिए क्या होगा, इन 6 लोगों को वोट करना पड़ेगा। अब 6 लोगों को वोट करना है, तो मैंने बता दिया आपको कि वोटिंग करते टाइम जब भी वोटिंग होती है तो मेजोरिटी का मतलब है हाफ, 6 का हाफ कितना है, 3 प्लस 1 ऑफ टोटल नंबर 6, मतलब जो 3 मिनिस्टर डच स्पीकिंग, 3 मिनिस्टर, अगर कोई भी लॉ पास करना है तो 4 लोगों को उसके लिए वोट करना पड़ेगा, तभी तो पास होगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ना डच स्पीकिंग ना फ्रेंच स्पीकिंग लोग अकेले कोई भी लॉ पास नहीं कर सकते, जो कि स्पेशल लॉ है, जिससे उनके कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है। ये देखा आपने, कितना कितना बेहतरीन तरीका यूज किया उन्होंने। Many power of the central government have been given to state government of the two region. Many of the central government have been given to the state government of the two regions of country. The state government are not subordinate to the central government. उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पावर्स थी वो किसे दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट जैसे ब्रुसेल्स है, उसमें जो गवर्नमेंट है उसे पावर दे दी अपनी कि आप ऐसा करो, ये लॉज जो है ना आप ही बनाओ। अब देखिए आगे क्या किया इन्होंने, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच पीपल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए कितने प्यारी चीज किया इन लोगों ने। देखिए हमने बात की थी, बेल्जियम में कौन लोग ज़्यादा है, डच स्पीकिंग, ठीक है, मेजोरिटी में कौन है, डच पीपल आर इन मेजोरिटी एंड फ्रेंच पीपल आर इन माइनॉरिटी। कहाँ पे, बेल्जियम में। तो डच लोगों ने जब बात आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर 6 मिनिस्टर बनेंगे तो 3 कौन से होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग, और 3 कौन से होंगे, डच स्पीकिंग। उन्होंने बोला ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही फ्रेंच लोगों ने किया, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में किसके लोग ज़्यादा हैं, फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं, लेकिन डच स्पीकिंग लोग क्या है, सिर्फ 20%। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कम लोग हैं तो क्या हुआ, इन लोगों ने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया, हम वहाँ पे जा सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, आप ब्रुसेल की गवर्नमेंट में भी आप क्या ले लीजिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से, कितने प्यारे तरीके से वो आपस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, लड़ाई करके नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप पावर ले लीजिए, ब्रुसेल में हम पावर ले लेते हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की प्यारे तरीके से वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। ये नहीं लड़ाई कर रहे हैं कि हम तो सिन्हाला लोग हैं, हम ज़्यादा हैं, हम डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, हम ब्रुसेल्स में ज़्यादा हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, समझौता, कि भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बेल्जियम में डच लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसा करो फ्रेंच के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो भी बराबर आ जाओ। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा करो डच स्पीकिंग लोगों को भी ले लो, बराबर ले लो। इतना प्यारा सिस्टम। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, education and related issues. अब देखिए 3 अलग अलग तरीके के लोग हैं, 3 अलग अलग भाषा बोलते हैं, 3 अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग चीज़ों कल्चर है उनका। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमें क्या कहते हैं, एक कल्चर गवर्नमेंट बना देते हैं, जिसमें जो तीन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम में, वो क्या करेंगे, आपस में मिलके कौन से मुद्दों पे क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। पावर किसके पास आएगी, कल्चर गवर्नमेंट, कल्चर के। जैसे मान लीजिए हमें कोई कल्चर का शो है, तो हमने तीनों के रिप्रेजेंटेटिव ले रखे हैं, तीनों लैंग्वेज के, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास, हाँ तो देखिए अब हम लोग इस आगे आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जिससे हमने ये 2 स्टोरीज पढ़ ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम अगर कुछ क्वेश्चंस आए, देखिए जैसे कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन 2 स्टोरीज से आप क्या सीखे, दोनों कंट्रीज के हैं डेमोक्रेसीज, दोनों में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, येट दे डेल
विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possibly only by respecting the feeling of the interest of different community and regions। उन्होंने बोला कि देखो, हो सकता है हम लोग अलग अलग हों, लेकिन देश का फायदा किस में है, अगर हम सारे जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के फीलिंग्स की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दें, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें। मतलब हम माने कि वो हैं और वो अच्छे लोग हैं और उन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर। उन्होंने बोला देखो, ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग झुक गए और कंट्री में डच लोग झुक गए। डच लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, हमें ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। ये होता है तरीका कंट्री बचाने का, कंट्री के लोगों के एक साथ जोड़ने का। ठीक है, श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community want to force its dominance over other, refuses to share power, it can undermine the unity of the country। अब इससे क्या हो सकता है, श्रीलंका ने हमें बताया कि अगर हम कुछ लोग क्या है, मेजोरिटी पीपल क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं किसे, माइनॉरिटी को, तो उससे क्या होगा, देश की यूनिटी को क्या होता है, खतरा होता है और हो सकता है देश का क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। आगे पॉलिटिकल साइंस की बुक में एक यूगोस्लाविया का शायद से एग्जाम्पल भी है, यूगोस्लाविया और या फिर चेकोस्लोवाकिया का एग्जाम्पल है, जहाँ पे कंट्री डिवाइड हो गई, एक दूसरे से डिवाइड हो गई। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब देखिए, बेल्जियम ने क्या किया, पावर शेयरिंग कर ली। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाइए, हम स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं, दोनों बराबर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ, क्या फ्रेंच लोगों और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग लोगों के बीच लड़ाई हुई? नहीं हुई। डच स्पीकिंग लोगों के और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की और आपस में पावर शेयर कर ली खुशी खुशी। Since social conflict often lead to violence and political instability, power sharing it good may ensure to the stability of political order. Imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option। सिन्हाला लोगों को क्या लगा, अरे ये 18% लोग हैं, क्या कर पाएंगे, लेकिन उससे क्या हुआ, श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी आ गई, लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं होने लगी, एक दूसरे को लोग मारने लगे। तो समझ आ रहा है, हमें लगता है कि इजी है, 74% लोग 18% लोगों को तो हरा ही देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो 74% लोग हैं उन्हें भी तो नुकसान पहुंचेगा और जो 18% लोग हैं उन्हें तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। समझ आ रही है ये बात? ठीक है, और इससे सेकंड चीज, सबसे बुरी चीज क्या होगी, जो यूनिटी है नेशन की, एक नेशन क्या है, एक कंट्री जब भी तो यूनाइटेड है, जब सारे लोग बोले कि वी आर इंडियंस, वी आर श्रीलंकन, वी आर बेल्जियम, वी आर द पीपल ऑफ, वी आर द सिटीजन ऑफ बेल्जियम। अगर कोई वहाँ के लोग कह रहे हैं हम लोग तो नहीं मानते बेल्जियम को, हम अब तो अलग कंट्री बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, यूनिटी बर्बाद हो जाएगी नेशन की, और नेशन क्या कर जाएगा, नेशन टूट जाएगा। Tyranny of the majority is not just oppressive for the majority, it often ruins the majority as well। इसके बाद क्या होगा, जरूरी नहीं मेजोरिटी वाले जो लोग हैं सिर्फ माइनॉरिटी वाले लोगों को ही पीटें, हो सकता है कुछ टाइम बाद माइनॉरिटी में जब सिर्फ मेजोरिटी के लोग बचेंगे वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कहेंगे तुम अलग तरीके का खाना खाते हो, अलग तरीके से बात करते हो, तुम सिन्हाला सही से नहीं बोल पाते, हम तुम्हें भी मार देंगे या तुम्हें भी पावर नहीं देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होना भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। उन्होंने बोला भाई, आप जिन लोगों पे राज कर रहे हो उनके साथ आपको पावर शेयर करना क्या है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा इस कंट्री में क्या काम है ना।
पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम। अब क्या होता है डेमोक्रेसीज में, डेमोक्रेसी की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो वो होती है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कशन आगे ले चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कितने टाइप, या फिर टाइप भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कितने टाइप का होता है ये देखिए। सबसे पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयर की जा सकती है। पहला तरीका क्या है पावर शेयरिंग का, पावर शेयर बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देख अब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड होता है जुडिशरी। क्या होता है थर्ड, जुडिशरी। अब देखिए जो लेजिस्लेचर है उसका मतलब पार्लियामेंट, संसद या विधानसभा, ठीक है। तो लेजिस्लेशन क्या करता है, कानून बनाता है। क्या करता है, कानून बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो उस कानून को लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। एंड जो जुडिशरी है, अगर कोई आदमी कानून को वायलेट करता है तो उसे पनिश करने का काम कौन करती है, जुडिशरी। अब देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ। लेजिस्लेचर ने सपोज करिए एक लॉ बनाया कि अगर आपने चोरी की तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। अब कोई चोरी करेगा तो उसे पकड़ेगा कौन, पुलिस, है ना। पुलिस पकड़ेगी, पुलिस किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। पुलिस ने पकड़ लिया, अब उसे पनिश कौन करेगा, 3 साल की सजा कौन देगा, एग्जीक्यूटिव देगा, नहीं, जुडिशरी देगा। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने तो वो एग्जीक्यूटिव पे भी लागू है। अगर एग्जीक्यूटिव का कोई आदमी करता है तो उसे सजा कौन देगा, तीनों एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं। अगर मान लिए कोई ऐसा लॉ बना दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेजिस्लेचर ने, जुडिशरी उसे क्या बोल देगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो लॉ क्या हो जाएगा, बेकार, उस लॉ का फिर कोई भी काम नहीं बचेगा, ठीक है। ये जो पावर शेयरिंग है बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसे अरेंजमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। जैसे कि एक और बात देख लीजिए, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर मतलब ये क्या करेगी, कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव ये क्या करेगी, कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड जुडिशरी वो क्या करेगी, जो कानून को तोड़ेगा उसे क्या करेगी, पनिश करेगी, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे इसका क्या काम था, इससे क्या फ़ायदा होगा। पहले देखिए एक किंग होता था, वो जो कहता था वो कानून बन जाता था। उसकी सेना और उसके जो सभा में लोग होते थे वो मिलके उसे क्या करते थे, लागू करते थे। थर्ड वही क्या करता था, न्याय करता था। अब देखिए इसका नुकसान देखिए, नुकसान बताता हूँ आपको। किंग है, किंग के छोटे भाई ने क्या किया, एक गुनाह कर दिया, चोरी कर लिया, कुछ कर दिया, ठीक है। तो किंग क्या करता है, लॉ बनाता है, खुद ही लॉ बनाता है। अगर कोई आम आदमी करता तो उसे 2 साल की सजा देते, या उस पर मारते 2 लाख कोड़े। लेकिन अब ये उसका भाई है तो क्या बोलेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट कौन करता है, यही करता है। तो बोले या तो ऐसा करेगा कि बोलेगा नहीं नहीं इसने कोई गलती नहीं की, या क्या करेगा, जब उसे सज़ा देने की बारी आएगी तो बोलेगा ऐसा करो, इसे 1 महीने की सज़ा दे दो, 1 मंथ की सज़ा दे दो, और इसे 10 कोड़े मारना सिर्फ। तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी हो जाएगी ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इससे क्या होता है, सारे लोग बराबर होते हैं और सबके ऊपर कानून बराबर से लागू होता है। किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हुआ है इस कंट्री में, ठीक है। Power can be shared among the government at different level, general government for the entire country and the government at which provincial or regional level। अब देखिए ये क्या था, हॉरिजॉन्टल, क्या था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब क्या है, वर्टिकल। देखिए एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कौन है प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं। वैसे ही यूपी है, यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। वो क्या करते हैं, यूपी के लिए लॉज बनाते हैं। तो समझ आया, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, यूपी के लोग अलग हैं। पीएम पूरी कंट्री के लोगों को नहीं संभाल सकता। पीएम क्या करता है, पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं वो लोग, लेकिन यूपी में अगर किसी के
घर खराब हो जाए या पानी ना आए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ठीक है, समझ आया? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं डे टू डे लाइफ के लिए। तो पावर शेयरिंग है, यूपी के लिए कौन लॉज बनाएगा? चीफ मिनिस्टर। और पूरी कंट्री के लिए लॉज कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। अब देखिए, power may also be shared among the different social groups such as religious or linguistic group, community, government, और इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, आप देखिए क्या कहते हैं, कुछ जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि SC ST आपने सुना होगा, SC STs, उनके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट जो पास्ट टाइम्स हैं, पुराने समय से वो क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं। अगर हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं देंगे या फिर उनके साथ पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या रहेंगे, वो हमेशा ही क्या रह जाएंगे, कंट्री में पिछड़े रह जाएंगे, हमेशा क्या रह जाएंगे, बैकवर्ड रह जाएंगे। और इसलिए क्या कहते हैं, उनके लिए हम सीटें क्या कहते हैं, रिजर्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं किसके लिए? SC ST एंड वुमेन्स के लिए, ताकि उनका क्या करे, पार्टिसिपेशन बढ़ सके। समझ गए आप इस बात को? ठीक है। पावर शेयरिंग इज अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट एंड कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक सेकंड चैप्टर है इस बुक का, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे कि ये हैं इंडिया में कितने 400 वकील हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ऑल इंडिया लॉयर्स फेडरेशन। ठीक है, सपोज कर रहे हैं, सिर्फ मान के चलिए, उनके पास क्या है, 400 लोग हैं, और उन्होंने बोला हम तो एक आदमी को वोट देंगे जो हमारी बातें मानेगा। तो जो वहाँ का एरिया होगा, MLA वहाँ का, कौन? MLA या MP, वो क्या करेगा, उसे 400 वोट चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, इन लोगों के साथ काम करने की कोशिश करेगा ताकि उसे 400 के 400 वोट मिल जाए। इससे क्या होगा, जब ये लोग अपना काम लेके जाएंगे तो वो इनका काम करने से मना नहीं करेगा, पावर शेयर करेगा। जो MP की पावर है वो किसके साथ शेयर की जाएगी? इन ऑल इंडिया लॉयर्स फेडरेशन के साथ, जिसके 400 मेंबर है, शेयर की जाएगी, क्योंकि यह 400 वोट उसे चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा। आप सबका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये सारी चीज़। और जब तक लॉकडाउन है अपने घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर मिलते हैं, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।